रघुवंश नाथम। हाइपरटेंशन पर हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं। कमेंट में और लोगों का ये कहना था कि आप हाइपरटेंशन पर थोड़ा सा विस्तार से हमें बतावें, क्योंकि हाइपरटेंशन से हम आज हमारे समाज में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो गए हैं और हाइपरटेंशन के रोगी हर गली चौराहे पे आपको मिल जाएंगे, हर घर में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हाइपरटेंशन कहते किसे हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर किसी भी उम्र में 100 सिस्टोलिक प्रेशर 139 से ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 89 से ज्यादा हो जाए तो आप हाइपरटेंशन के मरीज कहलाएंगे। नॉर्मल तो 120/80 ही है, लेकिन 120 से 139 तक आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है अगर आपका सिस्टोलिक 120 से ज्यादा बढ़ रहा है तो, और डायस्टोलिक 80 से ज्यादा हो रहा है तो, और अगर 139 सिस्टोलिक यानी कि 139 से ऊपर है तो निश्चित तौर पे हमें दवा लेनी चाहिए। डायस्टोलिक अगर 89 से ज्यादा है तो हमें निश्चित तौर पे दवा लेनी चाहिए। हाइपरटेंशन की वजह से आपको कभी भी पैरालिटिक अटैक हो सकता है, खून की नली फट सकती है, उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, स्ट्रोक हो सकता है और हार्ट में भी हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाइपरटेंशन में ज्यादा उच्च लेवल के हाइपरटेंशन से हार्ट भी परेशान हो जाता है और हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल भी मिलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन से हमारा रीनल सिस्टम भी, किडनी भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है और हो सकता है कि आपका बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन आपके किडनी को डैमेज कर दे। तो आप ऐसा क्यों चाहेंगे कि आपको ब्रेन अटैक हो जाए, आपको हार्ट अटैक हो जाए और आपका रीनल सिस्टम भी खत्म हो जाए? इसके लिए आप अपने पेशाब की जांच कराएं, कहीं आपके पेशाब में एल्बुमिन तो नहीं निकल रहा है। सीरम सोडियम पोटासियम की जांच कराएं और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, लिपिड प्रोफाइल की जांच कराएं। अक्सर देखा गया है कि हाइपरटेंशन के मरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो हमारी धमनियों में, आर्टरीज में ये ब्लॉक्स हो जाते हैं, वो जम जाता है, जो कि खून को, ब्लड को पास आउट नहीं होने देता है और इन दैट वेरी कंडीशन वी सफर फ्रॉम मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको कि हार्ट अटैक भी कहते हैं। उस समय जब खून का बहाव रुक जाएगा और हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ब्रेन में भी वही बात है, जब ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा स्ट्रोक होगा और अगर बीपी बढ़ जाएगा तो कभी कभी हेमरेज भी हो जाता है, खून की नली फट जाती है और उससे भी हमें लकवा मार देता है और जान जाने का खतरा मौजूद हो जाता है। रीनल सिस्टम भी हमारा अटैक करता है, आंख भी इससे हाइपरटेंशन से प्रभावित होता है, यानी कि हाइपरटेंशन हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। हाइपरटेंशन से आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है। चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जब खून की नली में चर्बी जम गई हो और पेशेंट, उस समय देखिएगा कि पेशेंट 10 कदम चलने में ही हाँफने लगता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है और छाती पकड़ करके बैठ जाता है। आफ्टर टेकिंग रेस्ट, कुछ समय आराम करने के बाद पेशेंट खुद चलता है, लेकिन फिर आफ्टर 10 यार्ड्स 20 यार्ड्स उसको पेन हो जाता है। इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये सारी बातें हाइपरटेंशन से मिली जुली हैं। वो एंजाइना का पेशेंट सीढ़ियों पर भी चढ़ नहीं पाता है,
ठंडे कोल्ड वेदर में 10 कदम अगेंस्ट द व्हील वो विंड जा नहीं पाता है। कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि सोया हुआ पेशेंट स्लीपिंग कंडीशन में है, उस समय भी उसको छाती में दर्द होता है, उसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, उसमें भी दम फूलने लगता है। और लेकिन एक चीज है, एंजाइना के पेशेंट को जब आप ट्राइग्लिसराइड देते हैं तो वो आराम हो जाता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में आराम नहीं होता है। एक फर्क आप दवा के द्वारा भी चिकित्सक लोग इसमें पैदा करते हैं। कभी कभी हमें चेस्ट पेन जो होता है वो हमारे पेप्टिक अल्सर से भी होता है। खाने के बाद, खाना आपने खाया और जो उसके बाद जो एसिड का फ्लो हुआ, उस परिस्थिति में चेस्ट पेन हो जाता है, और खास करके इधर अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको यह भी सोचना है कि पेप्टिक अल्सर ऑसोफेगस में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चेस्ट पेन, हार्ट में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चेस्ट पेन। हार्ट में और कंडीशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है कि उसमें भी चेस्ट पेन हो सकता है अल्सर के साथ साथ। लेकिन एंजाइना के संबंध में आपको एक बात बताएं, जब एंजाइनल पेन होता है तो चेस्ट से लेकर के आपके दांत तक जाता है, गर्दन में जाता है और बाएं हाथ में रेडिएट करता है। ये मत भूलिए कि दाएं हाथ में भी रेडिएट कर सकता है, लेकिन अक्सर वो गर्दन में, मैंडिबुल के पास, नीचे के जबड़े के पास और बाएं हाथ में वो रेडिएट करता है, लेकिन रेस्ट लेने पर वो खत्म हो जाता है। लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जब होगा तो आराम से वो खत्म नहीं होगा, और ट्राइग्लिसराइड देने पर भी वो दर्द खत्म नहीं होगा। इस तरह से एंजाइना को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर को भी उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्लूरल अर्जिन का, फेफड़ा का ऑर्गन का अगर पेन होगा तो उससे भी चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे चेस्ट पेन एबोव द अम्बिलिकस होते हैं, अम्बिलिकस के नीचे नहीं होते हैं। जब आप सांस लेते हैं एट द हाइट ऑफ इंस्पायरेशन, अगर दर्द हो तो समझिए कि ये प्लूरा। जब आप लंबा सांस लेंगे और ऊंचाई पर जाने पर उसमें दर्द होता है तो समझिए एट द हाइट ऑफ इंस्पायरेशन अगर पेन होता है, दैट इज ड्यू टू प्लूरल अर्जिन। कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन से भी, गॉल ब्लैडर के स्वेलिंग से, इंफ्लामेशन से या उसके स्टोन से भी पेन होता है। इसलिए हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, अलग अलग दर्द के बारे में समझना है। और इन सारी बातों में अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन का मेजरमेंट इमीडिएट होना चाहिए, और उसको नियमित तौर पे एक्सरसाइज, योगा और कोलेस्ट्रॉल का जांच करावें, बीपी की जांच करावें और इसके कॉम्प्लिकेशन से बचें। धन्यवाद। जय हिंद।